संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा के इतिहास की पुस्तक का अध्याय चौथा, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम किताबों और कब्रों के बारे में जानने वाले हैं कि इतिहास के बारे में किताबें और कब्रों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो ये मैरी है, ठीक है, ये अपने पुस्तकालय में जाता है, अपने स्कूल के पुस्तकालय में, जिसके इसको यहाँ पर बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं और इसी में इसको कुछ धार्मिक किताबों के बारे में इसके शिक्षक बताते हैं। ठीक है, और उसमें जो मैरी है वो सोचने लगी है कि उसके ये वेद क्या है, वहाँ से उसको वेद के बारे में जानकारी मिलती है, तो सोचती है कि वेद क्या है। तो चलिए आइए हम पता लगाते हैं वेद क्या है और ये हमें इतिहास के बारे में किस प्रकार बताते हैं। तो वेद क्या है? एक दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो है वो ग्रंथ है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। ठीक है, तो वेद के बारे में हम पहले भी कुछ ना कुछ सुने होंगे अपने आसपास के लोगों से। तो वेद जो है हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई होगी। ठीक है, वेद इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, जो ये ऋग्वेद की है ये सिंधु नदी के पास मानी जाती है। ठीक है, जैसे हम सिंधु नदी के पास वाली चीज़ें पढ़ रहे थे, उसी काल में ये रचना हुई होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1000 ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जो हम और आप स्कूल शुरू होने से पहले करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रार्थनाएं हैं जिसे हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है एक अच्छी तरह से बोला गया, जो अच्छी तरह से बोला गया है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की श्रुतियाँ रची गई हैं, यानी देवी देवताओं की प्रार्थना की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता हैं, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता माने गए हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता है, पेय पदार्थ, यानी कि एक तरह खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसे पीने के लिए संभवतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैदिक रचनाओं में रचना जो है वो ऋषियों ने की है। ठीक है, और जो आचार्य और विद्यार्थियों को इन अक्षर और वाक्यों में बांटा गया है, और इनका ये पाठ जो है आचार्य जो विद्यार्थी होते थे उनको कंठस्थ कराया जाता था। ठीक है, ये कहीं लिखे नहीं गए थे, इन्हें सीधे कंठस्थ कराया जाता था, यानी कि सबको याद किया जाता था। और जो अधिकतर रचयिता सीखने वाले जो पुरुष थे, ठीक है, जो ये ज़्यादातर ऋचाएँ जो थी इनकी, जो ऋग्वेद के अंदर है या फिर अन्य वेदों के अंदर है, ये सब ज़्यादातर सीखने वाले लोग थे, वो थे पुरुष हुआ करते थे। हालांकि इनमें कुछ महिलाओं की भी प्रार्थनाएं शामिल हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऋग्वेद की भाषा है वो क्या थी? प्राकृतिक संस्कृत। ठीक है, और जो वैदिक संस्कृत की भाषा थी वो जो ठोस भाषा मानते हैं संस्कृत के अंदर, वो कुछ भाषाएं इसकी जो है भाषा रही होगी। जो हम और आज आप संस्कृत पढ़ते हैं इससे थोड़ी अलग ही प्रकार की और सत्यनिष्ठ तरह की कुछ भाषाएं होती थी। ठीक है, और संस्कृत और अन्य भाषाएं, यानी कि हम भाषाओं के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि अन्य भाषाएं किस प्रकार से आई। तो जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा है ये भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, इसी आदि परिवार की जुड़ी हुई भाषाएं, यानी कि सारी संस्कृत परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, जो ये सारी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, इसके अंदर यूरोप की और प्लस भारत की भाषाएं, इनसे मिलकर संस्कृत की भाषाएं बनी हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये सभी एक परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिसमें कई शब्द एक जैसे हैं, जैसे कि एक मात्र, संस्कृत में मात्र का मतलब माता से होता है। ठीक है, और हिंदी में भी माँ, और मदर अंग्रेजी में, यानी कि तीनों शब्द का उच्चारण जो है एक सा है और मतलब भी एक ही जैसा निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अंदाजा लगाया जाता है कि ये सारी भाषाएं जो है एक ही प्रकार की रही होंगी। ठीक है, एक ही भाषा परिवार है इनका, संस्कृत भाषा परिवार। ठीक है, और हालांकि इस समय जो पूरे उपमहाद्वीप के अंदर यानी भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं भी प्रचलित में थी, जैसे कि कुछ अन्य भाषाएं परिवार थी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर अपना भारत है, इसमें तिब्बत और बर्मा के परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, और जो दक्षिण के अंदर थी इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता था। ठीक है, जो अपने साउथ इंडिया है इसके अंदर द्रविड़ भाषा परिवार का भाषाएं प्रयोग में लाई जाती थी, जबकि झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं थी। ठीक है, तो सब हर क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। ठीक है, और ये भाषाओं के विकास की बात की जा रही है अलग अलग तरीके की।
ठीक है। अब हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो तो अभी लिखी गई और छपाई गई किताब है, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं ये डिजिटल किताब है और ये आपको हार्ड कॉपी पे भी मिलती है, यानी पेपर पे भी छपी मिलती है। लेकिन जो ऋग्वेद का मंत्र था ये उच्चारण किया जाता था, यानी बोला जाता था और सुना जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, जैसा कि हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ये वो कंठस्थ करते थे और उसको लोग गाते थे। ठीक है, एक आज से 100 साल पहले ही या 100-200 साल पहले ही छापी गई हैं किताबें। ठीक है, अब ऋग्वेद का अध्ययन, ठीक है, ऋग्वेद का अध्ययन हम इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार और जैसे पुरातत्वविदों के बारे में पहले के लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, पहले पाठों में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, जो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसके अतीत को भौतिक अवशेष के अलावा लिखित स्रोत पर भी उपयोग करते हैं, यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो भौतिक स्रोतों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, साथ ही इतिहासकार जो होते हैं कुछ लिखित स्रोतों के आधार पर भी इतिहास की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें रचना की जाती है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर सूक्त, ठीक है, सूक्त में वार्तालाप है एक विश्वामित्र नामक एक ऋषि का और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों, जिसमें व्यास और सतलुज है, के बीच में संवाद का एक अंश है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप एक भुज के पेड़ पर ये लिखी गई है, ये लिखा गया है, ये है जो मंत्र लिखे गए हैं, ये ऋग्वेद का एक पन्ना है। ठीक है, ये ऋग्वेद का एक पांडुलिपि का पन्ना है। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी गई है। ठीक है, ये हाथ से लिखी गई पांडुलिपि है। ठीक है, ये कुछ जो है प्राकृतिक संस्कृत के शैली में है, जो आज अब हम और आप पढ़ते हैं उसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यह हमें पढ़ने में मुश्किल होगी, इसे सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं वही पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद है। विश्वामित्र जो है अपने घोड़ों के साथ, ठीक है, जो अपने घोड़ों के साथ जो है नदी पार करना चाह रहे हैं और ये नदियों से इनकी वार्तालाप हो रही है कि इन्हें नदी जो है अब रास्ता दे ताकि ये पार कर सकें। ठीक है, और ये इनकी प्रार्थना सुनते हैं और ये प्रार्थना की गई है, विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं नदियों से कि इन्हें नदी पार करने दी जाए। ठीक है, और नदी इनकी प्रार्थना सुनती है और इनको पार करने को देती है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ जानकारी एक नदी के बारे में और मिलती है कि जो इसमें जो नदी ऋग्वेद के अंदर जो नदियों के बारे में है, उसके अंदर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में ही जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, ये इसमें हमें एक आश्चर्यजनक बात मिलती है। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद की रचना है ये सिंधु नदी के पास में ही हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसके आसपास के नदियों के इसमें ज़्यादा नाम मिलते हैं। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, मवेशी और घोड़े, रथ जो है उस समय पूरी तरीके से जो कि है समाज के एक धन का स्रोत माना जाता हुआ। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर मवेशियों और बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं, अनेक तरह की प्रार्थनाएं प्रचलन में थी। ठीक है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने काम में लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में ये लोग संभवतः मवेशी जीत कर लाते थे और लड़ाइयों में वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, लड़ाइयों में मवेशी और ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और लोग अच्छे चारागाह के भी लड़ते ताकि उन मवेशियों को चारा मिल सके। ठीक है, जो जैसी जहाँ पे जल्दी फसल तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ऐसी ज़मीनों के लिए भी लोग कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और अगर ये सब कुछ है तो फिर इनके लिए पानी चाहिए होता था, तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी गई होंगी। और साथ में कुछ लोग जो है लोगों को बंदी बनाने के लिए, यानी कि दास बनाने के लिए भी, लोग गुलाम बनाने के लिए भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। ठीक है, अब जो ये होता था युद्ध में, अगर कोई जीत जाता था तो क्या होता था, युद्ध में जीते गए जो कुछ धन होता था वो क्या होता था, एक भाग सरदार रखता था और एक भाग पुरोहित के पास जाता था और बाकी जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो थे यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया लाया जाता था, यानी कि उस समय यज्ञ जो थी, यज्ञ की जो प्रथा थी वो प्रचलित में आ गई थी। ठीक है, तो इसके लिए भी धन एकत्रित किया जाता था, रखा जाता था, जैसे आजकल धार्मिक कर्मकांड होते हैं। ठीक है, तो उस तरह जो इनका युद्ध में जीता गया सामान होता था उसमें से कुछ सामान या फिर कुछ धन जो है वो यज्ञ करने के लिए भी रख लेते थे। ठीक है, और यज्ञ के अंदर ये क्या देते थे, यज्ञ के अंदर जो आग जलाते थे उसके अंदर आहुति देते थे। इन आहुति में आमतौर पर देवी देवताओं की दी जाती थी। इसके अंदर घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, जो आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, युद्ध लड़ने से पहले दी जाती होगी संभवतः। इसमें ये लोग घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे देते थे। ये देवी देवताओं को दी जाती थी आहुतियाँ। ठीक है, अधिकांशतः पुरुष ही इन युद्ध में भाग लेते थे। इनमें कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर भी सलाह मशवरा करते होंगे। ठीक है, लोग जो है आपस में सरदार चुनते थे और जो सरदार आमतौर पर बहादुर और कौशल योद्धा के रूप में होता था। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे, लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे। ठीक है, यानी कि कुछ शब्द जो होते हैं वो लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी हैसियत के बारे में बताते थे। ठीक है, तो लोगों का वर्गीकरण जो था वो काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार के आधार पे और समुदाय के आधार पे, निवासियों और स्थान के आधार पर भी और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी किया जाता था।
ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता को बताने वाले कुछ शब्द देखे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इन शब्दों के बारे में। ऐसे में कुछ दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। ठीक है, पुरोहित, कभी कभी इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह के ये लोग तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, और दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, इन दोनों के इनके काम के आधार पर बंटवारा किया गया है। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं या फिर हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिनके पास बड़े बड़े महल होते थे और इनका जो इनका बेटा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा नहीं हुआ करता था इस दौरान में जो हम ऋग्वेद काल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, जनता जो है जनता जो है वो पूरे समुदाय और विशेष के लिए भी इस्तेमाल होता था। यानी कि जो जनता है ये पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें दो शब्द का इस्तेमाल होता था, एक था जन, ठीक है, जिसे हम प्रयोग अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, जन का प्रयोग आज भी होता है जनता के लिए, और दूसरा था विश। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है जन और विश जो है ये जनता के लिए प्रयोग में किया जाता था। ठीक है, जिससे संभवतः आगे चल के वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, और ऋग्वेद में विश और जन का नाम मिलते हैं। इसमें हम पुरुजन, इसलिए हम इसे पुरुजन या विश या भारत जन विश या फिर यदुजन या फिर यदुविश जैसे उल्लेख मिलते हैं हमें। ये ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए मिल रहे हैं हमें उल्लेख। जिन लोगों की प्रार्थनाओं की रचना वे कभी कभी खुद भी और को आर्य कहलाते थे। ठीक है, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को आर्य कहते थे, और जो अपने विरोधियों को वो दास कह के बुलाते थे। ठीक है, जो प्रार्थनाओं की रचना कर रहे हैं वो आर्य कहला रहे हैं, और जो उनके विरोधी हैं उनको दास कहते थे या दास वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, बाद में ये दास जो है जिसका स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब गुलाम से हो गया, और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, उनके मालिक होते थे, यानी कि जो दासों के जो युद्ध में जो जीते गए लोग होते थे, उनके जो मालिक होते थे वो अपनी जायदाद की तरह इनको मानते थे, और मालिक जो चाहे उनसे काम करवाना चाहते थे और उन्हें काम करना पड़ता था। ठीक है, जिस युग के अंदर जो है उपमहाद्वीप के पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग विकास भी हो रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस तरह का विकास हो रहा था। तो जो है खोमशी प्रहरी, यानी कि कहानी पाषाण होगी, महापाषाणों की। ठीक है, तो आइए महापाषाण देखते हैं, महापाषाण किसे कह रहे हैं। ठीक है, एक शिलाखंड, एक शिलाखंड होता है, यानी कि यानी बड़ा, और पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, महापाषाण का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर। ठीक है, नाम से जाने जाते थे। इन पत्थरों के में एक जगह से जो लोग थे उनको दफन करने के तरीके हैं। ठीक है, जो लोगों को दफन किस तरह से किया जाता है, ये महापाषाण की जो कब्रें हैं ये लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई होंगी। ठीक है, यह दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, ये प्रथा दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर के वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल मिले, ठीक है, आइए हम उनको देखते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, ये है महापाषाण। ठीक है, ये चारों तरफ पत्थर से घेर के, और ये बीच वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसके अंदर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, किस तरह से दफनाया जाता था और क्या क्या होता था। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं मिली हैं। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं मिलती हैं, जो इस सारी कब्रें में मिलती हैं। इसमें सरकस मर्दों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, ये मिट्टी ये तक काले, लाल और मिट्टी के बर्तन बने होते थे। इसमें ब्लैक एंड रेड वियर होते थे, यानी कि ब्लैक और रेड से बने हुए जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनके साथ इनको दफनाया जाता था। इनके साथ ही इनमें लोहे के औजार और हथियार और घोड़े और के कंकाल और अन्य सामानों के साथ भी बिताया जाता था। इसमें सोने के गहने भी होते थे। ठीक है, इन सब के साथ इनको दफनाया जाता था। ठीक है, ये कुछ हमें अभी भी अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, ये कुछ अवशेष मिलते हैं हमें, लोहे के कटार बने हुए हैं। ठीक है, ये लोहे के एक तलवार सा चाकू बना हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के साथ इनको दफनाया जाता था। संभवतः ये इनके हथियार होते थे या फिर इनके निजी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं होती थी। ठीक है, लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में पता करना, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो लोग जो ज़्यादा संपन्न होते थे उनके साथ ज़्यादा सामानों को दफनाया गया है, और जो कम संपन्न होते थे उनके साथ कम सामानों को दफनाया जाता था। तो ये देखते हैं, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंगाल के साथ पाई गई चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति की हुई होंगी। ठीक है, ऐसा जो पुरातत्वविदों का मानना है। ठीक है, और ये सही भी है, कोई अपनी चीज़ क्यों दफनाने देगा। ठीक है, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जो कि अमीर और गरीब की निशानी को दिखा सकते हैं हमें। ठीक है, ब्रह्मगिरी के अंदर यहाँ पे एक व्यक्ति के अंदर 33 सोने के मन के मिले और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ठीक है, ये आमतौर पर अमीर और गरीब के बारे में दिखाते हैं।
ठीक है। जो अमीर होते होंगे उनके वो अपने साथ सोने के सिक्के भी उनके साथ सोने के सिक्के दफनाए जाते होंगे, और जो गरीब होते हैं उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन ही दफनाए जाते हैं। संभवतः वो खुद अपने खाने के लिए प्रयोग करते होंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे और कुछ अनुयायी यानी कि उनके फॉलोअर्स, ठीक है। कुछ सरदार थे और कुछ उनके फॉलोअर्स, अनुयायी कहते हैं जिसमें। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए भी थी। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। कभी कभी महापाषाण के एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी कब्रें मिली हैं, यानी कुछ ऐसे महापाषाण भी मिले हैं जिनके अंदर एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, यानी कि इंसानों के कंकाल। तो एक से अधिक जो कंकाल मिले हैं, एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर या फिर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा, ठीक है। यानी कि एक ही स्थान पर एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा, वो संभवतः बड़ा जो है महापाषाण होता है, ठीक है। मरने वाले लोगों को हार्ट होल पोर्ट होल के जरिए जो है पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों को गोलाकार लगाए गए पत्थरों या फिर चट्टानों के चिन्हों का जो है चिन्ह का काम करते थे, जहाँ पर लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा पत्थर रख देते थे जहाँ पर लोग ये पता रहता था कि यहीं पर दफनाना है, तो जो एक ही परिवार के लोग होते थे उन्हें एक खास जगह पर ही दफनाया जाता था, ठीक है। एक इनाम गांव के अंदर जो है हमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कब्रें मिली हैं, ठीक है। तो इनाम गांव के अंदर जैसे हम ये देखते हैं, ये भीमका की जो सहायक नदी है इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3600 से 2700 साल पहले के लोग रहते थे, और यहाँ पर वयस्क लोग जो है वो प्राय गड्ढे और सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर जो है उत्तर की तरफ होता था, और वह घर के अंदर ही दफनाया जाता था, इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी हो वो भी दफनाए जाते थे शवों के साथ ही, ठीक है, शवों के साथ ही रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, और ये बस्ती के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। ये जो घर है वो बस्ती के बीचों बीच बसा हुआ है, और ये घर जो है गांव का सबसे बड़े घरों में से एक था, और यहाँ पे एक अनाज का एक गोदाम भी है, ठीक है। और जो है इनके सब के पैर जो है वो मुड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि जो शव होते थे उनके पैर जो है वो मुड़े हुए होते थे, ठीक है। अब हम बताते हैं कंकालों के अध्ययन से हमें किस प्रकार क्या बताते हैं, कंकाल के अध्ययन जो है हमें क्या बता पाते हैं, ठीक है। जो कुछ कंकाल छोटे आकार के होते हैं जो इनके बच्चों के हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन ठीक है जो बच्चे या फिर बच्चियों के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, ठीक है, उसे हम नहीं पता नहीं कर पाते, ठीक है। जो स्त्री पुरुष के कंकाल होते हैं इसके बारे में भी जानकारी हमें वैज्ञानिक आधार पर ही मिल पाती है, ठीक है। आमतौर पर हम ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्त्री होती थी ये लोग ज़्यादा गहने अपने पास रखते थे, लेकिन कुछ पुरुषों के पास भी आभूषण मिले हैं या फिर वो पहनते होंगे आभूषण, ठीक है। तो इसके लिए हमें केवल साइंटिफिक एविडेंस पर ही विश्वास करना होता है, ठीक है। आज से एक रोचक बात है, आज से लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, ठीक है। उन्होंने अपने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है, ठीक है। ये कनिष्क काल में हुए, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो चरक जो है ये क्या लिखते हैं, अपने मनुष्य के शरीर के अंदर 360 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि हड्डियाँ होती हैं। आधुनिक जो है रचना विज्ञान के 206 हड्डियों से अभी का विज्ञान जो है, अभी का साइंस जो है वो मानता है कि शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। संभवतः जो चरक होंगे अपनी गिनती के अंदर दांत और बाकी चीज़ों के भी गांव के लोगों के काम धंधे, ठीक है। तो इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या था, जो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मटर, तिलहन के आदि के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो इन हड्डियों के काटने के निशान है, जिससे संभवतः ये लोग इन्हें खाते भी होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरसा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला और जामुन, खजूर आदि कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती है इस इनाम गाँव के लोगों द्वारा, ठीक है। तो कुछ आइए अन्य स्रोत हैं जो हमारे पास अन्यत्र हैं, इस स्रोतों की बात करते हैं, ठीक है। आप चीन के बारे में जानते होंगे, भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। यहाँ पे 3500 साल पहले लेखन के कुछ पुराने उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ की जानवरों की हड्डियों पे, जैसे ये जानवर की हड्डी है, इस पे लिखा जाता था कुछ ऐसे सवाल, जैसे कि अच्छी फसल, क्या वे युद्ध जीतेंगे, ये राजाओं के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता था, लिपिकार यानी कि जो लिखने वाले लोग होते थे वो लिखते थे इस पे। एक लिखने वाले लोग को हम लिपिकार कहते हैं, जिन्हें आजकल क्लर्क कहते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये लिखते थे और इन पे कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न लिखे जाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, अच्छी फसलें होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, ठीक है, ये हड्डियों पे लिखे जाते थे, जानवरों की हड्डी होती थी और इन पर लिखे जाते थे। ये भविष्यवाणी के लिए ऐसा किया जाता था। ये लोग क्या कर, जब लिखने के बाद ये क्या करते थे, इन्हें आग में डाल देते थे, ठीक है। आग में इन पे दरार पड़ जाती थी, जब फिर आग में इनमें जो है गर्मी से इन पे दरार पड़ जाती थी या चटक जाते थे, ठीक है। तो फिर इसमें जो भविष्य व्यक्ता होते हैं, यानी जो भविष्य बताने वाला होता था, वो क्या करता था, इन्हें देखकर, बड़े ध्यान से देखकर और भविष्य की भविष्यवाणी करता था। और वो हो सकता है कभी कभी वो गलत भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो थे, कुछ जो राजा थे, ठीक है, ये जो राजा थे शहरों में इनके महल बने रहते थे और ये बेशुमार दौलतें वगैरह भी इकट्ठा कर रखी थी इन्होंने। और ये बहुत जो है नक्काशी किए हुए और कांसे के बर्तन भी शामिल थे इनमें। बहुत सारे लोहे का पर ये लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ठीक है। जो चीन के राजा वगैरह होते थे ये बहुत अमीर होते थे, लेकिन अभी तक इन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जाना था, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ऋग्वेद, ये उसके समकालीन की सभ्यता ही के बारे में ये, ठीक है। तो चलिए।